हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस समझने के लिए पहले आपको टीआरएनए के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपसे बात हो चुकी है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से डीएनए बनता है, जिसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। न्यूक्लियस में ही डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तीनों ही तरीके का आरएनए बनते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या कोई यूकैरियोट हो। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आएगा और फिर वो राइबोसोम बनाने में मदद करेगा। राइबोसोम आरआरएनए और 80 डिफरेंट प्रोटीन से बने होते हैं। एमआरएनए उसी राइबोसोम से आके अटैच हो जाता है और एमआरएनए कोड को पढ़ता है टीआरएनए, जो वहीं साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। जैसा कोड होगा वैसे ही अमीनो एसिड वो उठाकर लेकर आएगा, राइबोसोम के पास छोड़ देगा। और राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर एंजाइम मौजूद है, एक आरएनए एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। वो उन अमीनो एसिड को जोड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। जैसे कि आप 9th से ये बात जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज राइबोसोम। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फिक्स किया हुआ है कि कौन से नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा प्रोटीन के अंदर, और उसके कोड कहाँ पर मौजूद है, एमआरएनए पर या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में आरएनए टीआरएनए पड़े हुए हैं। लोगों को बहुत ज़माने से दिख गए थे लेकिन फंक्शन नहीं पता था। तो पहले ज़माने में टीआरएनए को सोलुबल आरएनए नाम दे दिया गया था, सोलुबल आरएनए, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक कोड। लेकिन जब बाद में जेनेटिक कोड डिस्कवर हुए, फ्रांसिस क्रिक ने उसको नाम दिया अडेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसने देखा कि यही टीआरएनए है जो कि एक तरफ एमआरएनए कोड को पढ़ता है और फिर जाके साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लेकर आता है। दूसरा टीआरएनए दूसरा कोड पढ़ेगा, फिर वो अमीनो एसिड लेकर आएगा। जिस तरीके कोड है उसी तरीके से अमीनो एसिड भी है और उसी हिसाब से टीआरएनए भी है। मुझे पहली बात तो आपको समझानी थी कि टीआरएनए के दो नाम हैं। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड इट वाज नोन एज सोलुबल आरएनए एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड क्रिक ने इसको नाम दिया अडेप्टर मॉलिक्यूल। दोनों सवाल नीट एग्जाम में आ चुके हैं। टीआरएनए का एक 2D मॉडल भी है जिसे क्लोवर लीफ बोला जाता है, और इसका एक 3D मॉडल भी है जो कि इन्वर्टेड एल शेप होता है। दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ऑफ कोर्स ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगा। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस दौरान सबसे पहले एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड कर जाता है और फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा तो टीआरएनए उसे उठा लेगा। टीआरएनए कैसे उठाएगा, मतलब जो टीआरएनए है वो एक खास अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है। टीआरएनए के ऊपर एक एंटीकोडोन रीजन होता है नीचे की साइड, जहाँ से कि वो एमआरएनए कोड को पढ़ता है और फिर अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो इसका मतलब टीआरएनए पे एक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी होती होगी। मुझे फिलहाल क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से बात करना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा था कि जब एक टीआरएनए अपने वाले अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर जाता है, जैसे कि अगर एमआरएनए में कोड है AUG, तो उसे पढ़ने वाला जो टीआरएनए होगा उसके ऊपर कोड होगा UAC। मैं एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा दूंगा। तो वो पहला अमीनो एसिड लेकर आएगा मीथियोनिन। पहला टीआरएनए जो कि पहला अमीनो एसिड मीथियोनिन लेकर आता है उसे इनिशिएटर टीआरएनए बोल देते हैं। तो वो पहला अमीनो एसिड लेकर आएगा, तो जिस जगह अमीनो एसिड बाइंड करेगा उसे बोला जाता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। और जब एक अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाता है इसे बोला जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती होगी उस दौरान सबसे पहले क्या होता होगा, एक्टिवेशन होता होगा अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कहने का मतलब ऐसे ही होता है कि अमीनो एसिड एटीपी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो अपने वाले टीआरएनए के साथ जुड़ता है। इसे बोला जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। राइबोसोम पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होनी। राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, बड़ी वाली यूनिट होती है लार्जर सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट। यूकैरियोटिक राइबोसोम अगर है तो 60 और 40। सबसे पहले एमआरएनए के साथ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ता है। ये बात नीट एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछी गई। उसके बाद फिर टीआरएनए आगे जुड़ जाता है, फिर लार्जर सब यूनिट आगे जुड़ जाती है। इसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पहला वाला टीआरएनए आ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा वाला टीआरएनए आ जाएगा और उनके ऊपर जो अमीनो एसिड है वो आपस में जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो जैसे कि राइबोसोम है तो उसके अंदर आपको मालूम है कि आरआरएनए होते हैं और 80 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं। अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम है तो वो ATS होगा, उसके अंदर 28, 18, 5.5 4 तरीके के आरआरएनए मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में भी 3 तरीके आरएनए होते हैं, 23, 16, 5। पिछली क्लास में बात हुई है। जो 23S आरआरएनए लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है, वही असल में वो एंजाइम है जो कि अमीनो एसिड को जोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इसीलिए इसी 23S आरआरएनए को पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बोला जाता है। ये सवाल नीट एग्जाम बहुत मशहूर है। ऐसा कौन सा आरआरएनए है जो कि स्ट्रक्चर रोल भी शो करता है और कैटालिटिक रोल भी शो करता है? तो आप बोलेंगे 23S आरआरएनए इन प्रोकैरियोट्स। स्ट्रक्चर रोल इस तरीके से कि वो राइबोसोम बनवाता है और कैटालिटिक रोल इस तरीके से कि यही अमीनो एसिड को जुड़वाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। फिर क्या होगा, जब ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो राइबोसोम थोड़ा सा आगे की साइड मूव करेगा। मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा नए कोड्स पढ़ने के लिए, ताकि टीआरएनए नए कोड्स पढ़ सके, जिसे बोला जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए। और जिस तरीके से आगे मूव करता चला जाएगा
नए नए कोड एक्सपोज होते चले जाएंगे और नए नए अमाइनो एसिड आते रहेंगे। कब तक? जब तक कि जो राइबोसोम है उसके ऊपर कोई स्टॉप कोडोन ना आ जाए, यूएजी, यूजीए या यूए। स्टॉप कोडोन के आते ही रिलीज फैक्टर आता है और फिर ये अमाइनो एसिड की चेन अलग हो जाती है। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया है। टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, यही सवाल नीट एग्जाम में पूछा गया है कई बार। कौन सा आरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है? आप बताएंगे टीआरएनए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक, क्रिक की बात हो रही है, that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on the other hand would bind to the specific amino acid, यानी बात चल रही है tRNA. The tRNA then called sRNA यानी कि soluble RNA was known to be known before the discovery of genetic code. तो जब तक जेनेटिक कोड डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक इसी को सॉल्युबल आरएनए बोला जाता। हाउएवर इट्स रोल एज अडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइन्ड मच लेटर, इसके बारे में क्रिक ने आइडिया भी दे दिया था। टीआरएनए के अंदर एक एंटीकोडोन लूप होती है, जैसे कि इन्होंने डायग्राम के अंदर दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि ये टीआरएनए है और नीचे की साइड इसके अंदर एंटीकोडोन लूप है। और यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं AUG, क्योंकि इसे जो कोड पढ़ना था mRNA का वो UAC पढ़ना था। तो यूएससी कोड पढ़ने के लिए इसके ऊपर एंटीकोडोन जो वही कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल के हिसाब से AUG कोड है। ये वाली जगह जो टीआरएनए की ये कहलाती है एंटीकोडोन लूप, जहां से कि ये रिकॉग्नाइज करता है कोडोन ऑफ द mRNA कॉम्प्लीमेंट्री कोड। इट ऑल्सो हैज एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड से क्या होगा, ये अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा, कोड पढ़ेगा और फिर एक खास जगह पर अमाइनो एसिड को बाइंड करा लेगा। ये कहलाएगा इसका अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, to which it binds to amino acid. tRNA are specific for each amino acid. हर अमाइनो एसिड के जो tRNA वो स्पेसिफिक है, मतलब एक ही tRNA नहीं है जो सारे अमाइनो एसिड का बाइंड करेगा। tRNA each में for initiation there is another specific tRNA that referred to as initiator tRNA. इनिशिएशन कहने का मतलब है कि जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो हमेशा पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन रहता है, मिथ्योनिन रहता है, उसका कोड है AUG। तो mRNA पर कोड होगा AUG, तो फिर उसे पढ़ने वाला जो tRNA होगा उसके ऊपर कोड होगा एंटीकोडोन रीजन पर UAC। ऐसा tRNA जो कि पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन लेकर आता है उसे इनिशिएटर tRNA बोलते हैं, क्योंकि पहला जो कोड है इनिशिएशन कोडोन AUG है, पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, ये लाइन भी नीट एग्जाम में कई बार आ चुकी है। स्टॉप कोडोन के लिए कोई tRNA नहीं होता, वहां पर रिलीज फैक्टर आता है और प्रोटीन सिंथेसिस पर रुक जाती है। द secondary structure of tRNA has been depicted to look like a clover leaf। ये सवाल आप याद करें, नेट एग्जाम में पूछा गया कई बार। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है 2D मॉडल है tRNA का, वो क्लोवर लीफ की तरह है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है यानी जो 3D स्ट्रक्चर है tRNA का, इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड L। ये सवाल आप याद कर लें। 2D मॉडल जो है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह है, तिप्तिया घास होती है उससे उन्हें रिजेंबल किया है, इसी तरीके का समझ लीजिए। और जो इसका 3D मॉडल है वो इन्वर्टेड एल, ये तो इन्वर्टेड एल दिखा रखा है इन्होंने। 2D मॉडल आप कुछ इस तरीके समझ लिए कि इस तरीके का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके की लीफ होती है इसकी। और ये जो इन्वर्टेड एल शेप है ये इसका एक्चुअल मॉडल है tRNA का, या फिर आप कह सकते हैं 3D मॉडल tRNA। ट्रांसलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide। जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, इसे पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA। जैसे mRNA पर कोड होंगे, जैसे mRNA के ऊपर कोड होंगे, उसी तरीके से अमाइनो एसिड राइबोसोम पर आगे जुड़ते चले जाएंगे। द अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में आपने सुना होगा अमाइनो एसिड आपस में किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए चाहिए एनर्जी। तो उसमें होता है कि एक्चुअल में जो एक्टिवेशन होता है अमाइनो एसिड का उसमें एनर्जी खर्च होती है, और फिर जब tRNA mRNA से आगे जुड़ता है उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, और जब राइबोसोम स्लाइड करता है ओवर mRNA वहाँ पर भी एनर्जी खर्च होती है। और हर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में एक ATP और 2 GTP मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। खैर, द फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। तो अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं पहले इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट tRNA। अपने वाले tRNA के साथ जाके वो एक्टिवेट होकर जुड़ जाते हैं। जब वो अपने वाले tRNA के साथ जुड़ते हैं तो इसे बोला जाता है चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA टू बी मोर स्पेसिफिक। इफ टू सच चार्ज tRNA brought close enough the formation peptide bond between them। जब राइबोसोम के पास ही आ जाते होंगे दो tRNA दो कोड को लेकर,
इन्होंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि मतलब जैसे कि ये राइबोसोम के अंदर एमआरएनए मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोड है एमआरएनए के ऊपर GCA। तो इसे पढ़ने के लिए जो टीआरएनए आया होगा उसके ऊपर कोड रहा CGU और वो अपने साथ अमाइनो एसिड लेकर आया एलएनएन। ऐसे ही एमआरएनए पर जो कोड था GUU उसे पढ़ने के लिए आया CA वाला टीआरएनए, वो अमाइनो एसिड लेकर आया वैलिन। एलएनएन और वैलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनवाएगा एक एंजाइम, उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम असल में एक आरएनए एंजाइम। आरएनए एंजाइम मतलब ये कोई प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं है, ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है। प्रोकैरियोट्स में ये 23S rRNA। तो 23S rRNA के दो रोल हो गए, स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक रोल। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड बी इनहांस द रेट ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। वो इसी की बात कर रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को फास्ट करा देगा। द सेल और फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन राइबोसोम। 9th क्लास से आप ये लाइन जानते हैं कि द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज राइबोसोम। तो ये बताना चाह रहे हैं प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम पर ही। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। इस लाइन से नीट में कई बार सवाल आ चुका है कि राइबोसोम किससे बना होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए से। स्ट्रक्चरल आरएनए बोला था rRNA क्यों, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। इनएक्टिव स्टेट में 2 सब यूनिट बता रहे हैं। यहाँ पर राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं। एक कहलाती है इसकी स्मॉलर सब यूनिट, ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट है, और ये इसकी लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। नॉर्मली दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तभी जुड़ती हैं। उसमें भी सीक्वेंस ऊपर वाले ने बनाया कि पहले एमआरएनए के साथ स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करती है, फिर उस पर टीआरएनए आता है, फिर लार्जर सब यूनिट आती है, फिर ये से बोला था इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसी के बारे में एनसीईआरटी ने हल्का सा यहाँ पर जिक्र किया। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, मतलब दोनों अलग अलग थर्ड पड़ी रहती है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ेगी एमआरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन। इस लाइन से नीट में कई बार सवाल आ चुका है कि जब छोटी वाली यूनिट आके एमआरएनए से ज्वाइन करती है तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस का मामला शुरू होता है, चीजें स्टार्ट होती है। देर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 साइट्स होती हैं राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। पहली वाली साइट का नाम होता है वैसे पी साइट, पेप्टिडाइल साइट, और अगली वाली साइट का नाम होता है ए साइट, अमाइनो एसिड साइट। एनसीईआरटी में खैर इतना जिक्र किया नहीं इन्होंने। 2 साइड द लार्जेस्ट सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड एंड दस बी क्लोज एनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि पास पास आ सके, पेप्टाइड बॉन्ड बन सके। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। राइबोसोम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि इसके अंदर जो मौजूद 23S rRNA है बैक्टीरिया के अंदर, इज एन एंजाइम राइबोसोम, ये एक राइबोजाइम की तरह काम करता है। राइबोजाइम की तरह काम करता है यानी आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। A translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon, AUG and the stop codon। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं mRNA के बारे में। जैसे कि mRNA आप पढ़ चुके हैं, है ना, मान लीजिए कि mRNA, और आप ये भी जानते हैं कि mRNA के शुरू में एक कैप होगा MG/PP का, है ना, और लास्ट में इसके एक टेल भी होती है, पॉली ए टेल। और यहाँ पे स्टार्टिंग में पहला कोड ऑफ कोर्स AUG होगा, इनिशिएटर कोडोन, है ना, और लास्ट में इसके कोई एक स्टॉप कोडोन भी होगा, स्टॉप कोडोन, जैसे UAG होगा या UGA या UA, जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। ये बताना चाह रहे हैं कि इधर मान लीजिए टेल, कि जो लास्ट में टेल होती है और शुरू में जो ये कैप होता है और ये जो मेन कोडिंग रीजन है, उसके अलावा बीच में 2 पार्ट, ये कहलाते हैं UTR, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। इससे नीट एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहाँ मौजूद होते हैं। तो आप बोलेंगे 5 प्राइम एंड की तरफ बिफोर इनिशिएटर कोडोन और 3 प्राइम एंड की तरफ बिफोर टेल, है ना, याद रहेगी वाली बात। अब UTR का काम क्या होता है, अब जैसे कि न्यूक्लियस में जब ये mRNA बनता होगा तो इसे बाहर राइबोसोम के पास जाना है।
अब पूरा इतना बड़ा सेल है एमआरएनए के हिसाब से, कैसे ढूंढेगा राइबोसोम को? तो जो यूटीआर रीजन है ये ढूंढने में मदद करते हैं राइबोसोम को। इसको फिर इस अंदाज में लिखा गया है कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए यूटीआर की जरूरत होती है। एनसीईआरटी बताया गया है, an mRNA has some additional sequences that are not translated and are refers to untranslated regions. किस पर मौजूद है यूटीआर? एमआरएनए पर। The UTRs are present at both 5' end before start codon, at 3' end after stop codon. इधर की साइड ये स्टॉप कोडोन के बाद है, इधर स्टार्टिंग कोडोन से पहले। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये लाइन आप याद करें, हो सकता है नीट एग्जाम में सवाल ही आ जाए यूटीआर का काम क्या। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए। राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड करता है, उसमें तरीका है पहले स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करती है, बाद में बड़ी वाली आती है। एट द स्टार्ट कोडन एजी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर टीआरएनए, द राइबोसोम प्रोसीड्स टू एलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि वो आगे आगे बढ़ने लगेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। मतलब tRNA आएगा पहले mRNA के पास, उसका कोड पड़ेगा अपने एंटीकोडोन रीजन से, डायग्राम में दिखाया था, फिर वो जाएगा अमीनो एसिड लेकर आएगा और फिर लाके वहाँ पर राइबोसोम पर छोड़ देगा। फिर दूसरा tRNA उसी के पास वाला कोड पड़ेगा अपने एंटीकोडोन रीजन से, फिर वो भी अमीनो एसिड लेकर आएगा। राइबोसोम में वो दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे बाय फॉर्मिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाएगा? यही पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो कि अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में तो 23S RRNA होगा, है ना, आसान है। और फिर जब ये दोनों आप टीआरएनए कोड पढ़ लेंगे, हमारे जो है टीआरएनए निकल जाएगा, फिर वो खिसकेगा थोड़ा सा राइबोसोम। इस खिसकने में भी एक जीटीपी की जरूरत पड़ती है, इसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है कि जब जब अमीनो एसिड जोड़े जाएंगे तो एनर्जी का खर्चा तो आएगा। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। राइबोसोम स्लाइड करता रहता है अलोंग द एमआरएनए। अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन और नए नए कोड एक्सपोज होते रहते हैं, नए नए टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आते रहते हैं। ट्रांसलेट टू पॉलीपेप्टाइड्स डिक्टेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंट बाय एमआरएनए। एंड द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स। फिर लास्ट में स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो कोई टीआरएनए नहीं आएगा, फिर आएगा रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर का आती है छोटी यूनिट अलग, बड़ी यूनिट अलग, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग और एमआरएनए अलग, और इस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। So terminating translation, releasing the complete polypeptide from the ribosome। समझ में आई बात, है ना, आसान सा है। मुझे ट्रांसलेशन में आपको ये बताना था कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उस दौरान पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होते हैं। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए ऑफ कोर्स एंजाइम की जरूरत पड़ती है और एटीपी की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पे अपने वाले टीआरएनए जाके जुड़ जाएगा। टीआरएनए में एक जगह होती है ऊपर, उसे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोला जाता है, जहां पर कि अमीनो एसिड उससे जाके जुड़ता है। जब टीआरएनए अमीनो एसिड से जुड़ जाता है अपने वाले से, उसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोला जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो राइबोसोम है, छोटी बड़ी यूनिट इसकी होती है, नॉर्मली अलग थलग पड़ी रहती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तभी एमआरएनए से आगे छोटी वाली यूनिट जुड़ती है, फिर टीआरएनए आ जाता है। टीआरएनए अपने वाले कोड को पढ़ता है और फिर वो अपने वाले अमीनो एसिड को उठा कर लेकर आके यहाँ पर जुड़ जाता है। फिर दूसरे कोड को दूसरा टीआरएनए पढ़ेगा, वो लेकर आके जुड़ जाएगा, बड़ी वाली यूनिट भी आके जुड़ जाएगी। जब दोनों कोड्स के ऊपर जब टीआरएनए आ जाते हैं अमीनो एसिड को लेकर, तो वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। फिर राइबोसोम स्लाइड करता है एक कोड की बराबर, फिर नया कोड एक्सपोज होगा। इसी तरीके से टीआरएनए आते रहते हैं अमीनो एसिड को लेकर। कब तक ये चलता रहेगा? जब तक कि जब राइबोसोम स्लाइड किया और नया कोई स्टॉप कोडोन आ जाए। जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा फिर कोई टीआरएनए नहीं आएगा, फिर आएगा रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर का आते ही सब मामला खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जल्दी अगली वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।